हेलो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आज का हमारा टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। In 1772, Henry Portolo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce since no other nation produced good of the same quality. 1772 में हेनरी पटोलो, जो कि एक कंपनी के ऑफिशियल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब इंडियन टेक्सटाइल का जो काम है, जो भारत का जो कपड़े का काम है, उसकी डिमांड जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी रिड्यूस नहीं हो सकती है। सिंस क्योंकि और कोई भी ऐसा नेशन नहीं था जो कि सेम क्वालिटी का कपड़ा जो है जैसे कि भारत में बनता था वैसा बना पाए। Yet by the beginning of 19th century we saw the beginning of the long decline of the textile export from India. लेकिन 19th सेंचुरी की बिगनिंग से ही, शुरुआत से ही, 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हम देखेंगे कि कैसे इंडियन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था, जो कि भारत से विदेशों में जो सामान जा रहा था, कपड़े जो जा रहे थे, उसमें काफ़ी लॉन्ग डिक्लाइन, काफ़ी लंबी जो गिरावट देखने को मिली। इन 1811 to 12 पीस गुड accounted for 33% of Indian export, and by 1950 to 51 it was no more than 3%. 1811 से लेकर 12 तक के बीच में बताया जा रहा है एग्जाम्पल देकर कि पीस गुड मतलब कि कपड़े का जो पीस होता है, क्लॉथ का जो कपड़ा होता है, वो पहले इंडिया से 33% एक्सपोर्ट भारत से जाता था बाहर, लेकिन 1850 तक आते आते ये जो एक्सपोर्ट था गिर के सिर्फ 3% रह गया। Why did this happen? ऐसा क्यों हो गया? What were its implications? As cotton industry developed in England, industrial groups began worrying about import from other countries. जैसे जैसे कॉटन की इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप्ड हो रही थी, इंग्लैंड में उभर के आ रही थी, तो जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, जो कि इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप्स होते हैं, तो उनको एक बात की चिंता होने लगी। किस चीज़ की? अबाउट द इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो दूसरे देशों से इम्पोर्ट होकर सामान आता था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। They pressurized the government to impose the import duties on cotton textiles so that the Manchester good could sell in Britain without facing any competition. तो इसीलिए दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से प्रेशर पड़ने लगा कि मैनचेस्टर जो थे वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि जो दूसरे देशों का सामान इंपोर्ट होके आ रहा है उसके ऊपर, कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भारी टैक्स लगाया जाए, ड्यूटीज़ लगाई जाए, ताकि मैनचेस्टर गुड जो है वो आसानी से ब्रिटेन में बिक सके और साथ ही साथ किसी के तरीके का कोई भी कंपटीशन भी मैनचेस्टर्स को ना देखना पड़े। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell the British manufactures in Indian market as well. और साथ ही साथ सेम टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी कहा, ये भी परसुएड किया, रिक्वेस्ट किया कि टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड, कि ब्रिटिशर्स का जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड सामान है उसको भारत के मार्केट में बेचा जाए। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गुड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और धीमे धीमे ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोर्ट जो था, ब्रिटिशर्स का जो कॉटन गुड था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज होने लगा। At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece good into India. 18th century के ख़त्म होते होते there had been no import of cotton piece good, मतलब कि किसी भी तरीके से कॉटन का जो पीस गुड होता है, मतलब जो कॉटन का कपड़ा, जो क्लोथ होता है, वो किसी भी तरीके से इम्पोर्ट होके नहीं जा रहा था। But by 1850, cotton piece good constituted over 31% of the value of Indian import, and by the 1870 this figure was over 50%. तो 1850 तक आते आते तो कॉटन के जो पीस गुड्स होते थे उसका इंडियन इंपोर्ट की वैल्यू बताई जा रही है, पहले 31% थी, और 1870 तक आते आते ये फिगर कितना हो गया? 50% हो गया। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। भारत के जो कारीगर थे, जो कॉटन वीविंग का काम करते थे, उनको दो तरीके की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, उनकी एक्सपोर्ट मार्केट बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी। एंड द लोकल मार्केट श्रैंक, और लोकल मार्केट में भी कोई काम नहीं था। बीइंग ग्लटेड विद द मैनचेस्टर इम्पोर्ट, क्योंकि बहुत सारा कॉटन का गुड्स जो बाहर से था इम्पोर्ट होके भारत में आ रहा था, तो इंडिया की मार्केट जो थी पूरी तरीके से मैनचेस्टर के गुड्स से भर गई थी। Produced by machine at the lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weaver could not easily compete with them.
क्योंकि ये सारा कपड़ा मशीन से बना होता था तो सस्ता भी होता था, और ये इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स जो होते थे सस्ते होते थे, तो वीवर्स जो थे आसानी से इस तरीके के कपड़े के साथ compete नहीं कर पा रहे थे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीवर्स के सामने आई। By the 1850, report from the most weaving region of India narrated stories of decline and desolation. और 1850 तक आते आते ऐसी बहुत सारी इलाकों में वीविंग जो इलाके थे वहाँ पे खबरें आई कि कैसे मतलब कि वीविंग का काम जो है ख़त्म हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डेसोलेशन हो रहा है, मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बाय द 1860 वीवर फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम, और 1860 तक आते आते वीवर्स को एक नई प्रॉब्लम देखने को मिली। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, उन्हें अच्छी क्वालिटी का कॉटन, रॉ कॉटन नहीं मिलता था। When the American Civil War broke out, जब अमेरिकन सिविल वॉर जो था वो हुआ, द कॉटन सप्लाई फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ, तो कॉटन सप्लाई जो कि यूएस से होता था वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, तब ब्रिटेन को कहाँ जाना पड़ा? ब्रिटेन को अपने कॉटन के लिए भारत की तरफ आना पड़ा, क्योंकि अब उनको यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से ब्रिटेन को, इंग्लैंड को कोई भी कॉटन नहीं मिल रहा था। एज द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जैसे जैसे रॉ कॉटन भारत से एक्सपोर्ट होके ब्रिटेन में जाने लगा, द प्राइस ऑफ द रॉ कॉटन शॉट अप, तो रॉ कॉटन जो कच्चा रॉ कॉटन जो माल होता है उसके प्राइसेस बढ़ गए। वीवर इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाई एंड फोर्स्ड टू बाय द रॉ कॉटन एट द exorbitant prices. In this situation weaving could not pay. तो वीवर्स जो भारत में थे, जो कारीगर थे, उनके सामने ये दिक्कत आ गई कि उनकी सप्लाई खत्म होती जा रही थी और उन्हें मजबूरी में जो रॉ कॉटन था महंगे दामों पे लेना पड़ता था। Then by the end of the 19th century, weaver and the other craftsmen faced yet another problem. Factories in India began production, और 19th century के एंड आते आते वीवर्स जो थे उनको एक और दिक्कत, एक और प्रॉब्लम देखने को मिली। जो भारत में फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगैन प्रोडक्शन, इंडिया में प्रोडक्शन तो होने लगा। फ्लडिंग द मार्केट विद द मशीन गुड, और मशीन से बना हुआ जितना भी सामान था वो मार्केट में भर चुका था, तो इसीलिए जो वीविंग इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाई। फैक्ट्रीज केम अप, नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854, पहली कॉटन मिल जो लगी वो बॉम्बे में लगी और 1854 में लगी। एंड वेन डिड प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर, और उसके बाद इसमें प्रोडक्शन 2 साल के बाद स्टार्ट भी हो गया। बाई 1862 आते आते 4 और मिल्स जो थी वो बनी विद 94,000 स्पिंडल एंड 2,150 लूम्स, तो इतने सारा 94,000 स्पिंडल जो मशीनें थी जो कि कपड़े को लपेटने, जो धागे को लपेटने का काम करती हैं, और 2,000 से ज़्यादा लूम्स मशीनों को लगाया गया। अराउंड द सेम टाइम, इसी समय पर जूट मिल भी बंगाल में आई, द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन 1855 एंड द अनदर वन 7 ईयर लेटर। 1855 में बंगाल में पहली बार जूट मिल की स्थापना की गई, और उसके बाद 7 ईयर्स के बाद और किया गया। 1862 में भी जूट मिल लगाई गई। In the North India, the Elgin mill was started in Kanpur in 1860 and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up. तो धीमे धीमे नॉर्थ इंडिया में भी एल्गन मिल की स्थापना की गई कानपुर में, और पहली कॉटन मिल फिर अहमदाबाद में भी सेटअप करी गई। By 1874, the first spinning and the weaving mill of Madras became production, और 1784 में भी पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में लगाई गई और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हुआ। हु सेटअप द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को कौन सेटअप करता था? वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, और पैसा कहाँ से आता था? हु केम टू वर्क इन द मिल, और कौन लोग होते थे जो इन मिलों में काम करने आते थे? द अर्लियर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो अपना काम, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन डिफरेंट रीजन by varying sort of people. Let us see who they are. अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग रीजन में सेटअप करने वाले लोग होते थे। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। तो अगर हमें बिजनेस ग्रुप के इतिहास के बारे में जानना है तो हमें किसके बारे में जानना होगा? चाइना के साथ जो व्यापार होता था उसके बारे में, उससे जानकारी मिल जाएगी। फ्रॉम द लेट 18th century, as you have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China. ब्रिटिश जो
इंडिया में थे, तो वो ओपियम भारत से चाइना भेजते थे और एंड टुक द टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। और उसके बाद जो चाय होती थी वो कहाँ से लेते थे? चाइना से लेते थे और फिर इंग्लैंड ले जाते थे। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेड। तो ये जो ट्रेड व्यापार चलता था, तो इसमें इंडियंस जो थे छोटे खिलाड़ियों की तरह काम करते थे, जैसे फाइनेंस का काम हो गया, सप्लाईज का काम हो गया, शिपिंग कंसाइनमेंट जो सामान पहुंचाना है उसका काम हो गया। Having earned through trade, some of these businessmen had vision of developing the industrial enterprise in India. तो इस तरीके से व्यापार करते हुए कुछ बिजनेसमैन जो थे वो डेवलप्ड हुए और उन्होंने भी इंडिया में इंडस्ट्रीज की स्थापना करना स्टार्ट किया। In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment. तो बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी चाइना में व्यापार करके अपने फॉर्चून, अपनी किस्मत को आजमाया था और उसके बाद ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया और 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को भी स्टैब्लिश किया 1830 से 1840 के बीच में। Tagore enterprises sank along with those of others in the wider business crisis of 1840, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. हालांकि द्वारकानाथ टैगोर का जितना भी एंटरप्राइज था जो पूरा सैंक मतलब पूरा डूब गया और उनका बिजनेस पूरा क्राइसिस को झेल रहा था। 19th सेंचुरी के लेटर इन द 19th सेंचुरी में चाइना के बहुत सारे व्यापारी थे जो कि सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बन के निकले। इन बॉम्बे में पारसी जैसे कि दिनशॉ पेटिट और जमशेदजी नसीरुद्दीन टाटा, इन्होंने भी इंडस्ट्रियल एम्पायर को भारत में खड़ा किया। एक्यूमुलेटेड देयर वेल्थ, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और साथ ही साथ पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना। जो पैसा इन्होंने कमाया था कहाँ से कमाया था? चाइना के साथ एक्सपोर्ट करके, चाइना के साथ व्यापार करके। एंड पार्टली फ्रॉम द रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड। और कुछ पैसा इन्होंने कैसे कमाया? इंग्लैंड को रॉ कॉटन शिपमेंट मतलब जहाजों के द्वारा भेज कर इस तरीके से पैसा इन्होंने वेल्थ कमाई। सेठ हुकुमचंद, a Marwadi businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta, also traded with China। और एक एग्जाम्पल और दिया है एंटरप्रेन्योर का जो कि है सेठ हुकुमचंद, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। इन्होंने भी कलकत्ता में 1917 में पहली जूट मिल की स्थापना की और चाइना के साथ व्यापार भी किया। सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क। कैपिटल को एक्यूमुलेट करना, कैपिटल मतलब पैसे को इकट्ठा करने का ट्रेड एक नेटवर्क बना हुआ था। ट्रेड नेटवर्क मतलब व्यापार का एक नेटवर्क पूरा बना हुआ था, ऐसे पैसा इकट्ठा किया जाता था। सम मर्चेंट फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा। कुछ व्यापारी जो मद्रास से बिलोंग करते थे वो बर्मा के साथ ट्रेड करते थे। एंड वाइल अदर हैड लिंक विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। तो कुछ भारत के जो व्यापारी थे उन्होंने अपने ट्रेड लिंक किसके साथ बना रखे थे? ईस्ट अफ्रीका के साथ भी बना रखे थे। देयर वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप। और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यापारिक ग्रुप थे, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन वो सीधे सीधे ट्रेडिंग में, व्यापार में इन्वॉल्व नहीं थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया। ये इंडिया से ही काम करते थे। कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह गुड को लेके जाना। बैंकिंग मनी पैसा देना। ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन सिटीज, दो शहरों के बीच में फंड्स को ट्रांसफर करने का काम हो गया। एंड फाइनेंसिंग द ट्रेडर, और व्यापारी को पैसा देना। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री ओपन अप, मैनी ऑफ दम सेट अप द फैक्ट्री। तो जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, इंडस्ट्रीज खोलने का मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी आई, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? फैक्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। As the colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ भारत में टाइट कर ली थी, तो इंडियन मर्चेंट, भारत के व्यापारी फ्री होकर काम नहीं कर पा रहे थे। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद द यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड। और उनको बार्ड मतलब उनको रोका गया कि वो किसी भी तरीके से व्यापार नहीं करेंगे यूरोप के साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड में। एंड हैड टू एक्सपोर्ट
मोस्टली रॉ कॉटन एंड फूड ग्रेन। और भारत को सिर्फ क्या करना है, जो कच्चा कॉटन, जो आपका रॉ मटेरियल होता है कॉटन, उसको एक्सपोर्ट करना है, या तो फूड ग्रेन या तो खाने पीने का सामान इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि कॉटन हो गया, ओपियम हो गया, वीट हो गया, इंडिगो हो गया, ऐसा सामान जिसकी ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। और साथ ही साथ बहुत सारे बिजनेस जो मर्चेंट्स थे या जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनको शिपिंग बिजनेस से भी ब्रिटिशर्स ने बाहर निकाल दिया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इन फैक्ट कंट्रोल अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो बहुत सारी यूरोपियन मैनेज एजेंसीज होती थी जो कि भारत की इंडस्ट्रीज के काम को कंट्रोल करती थी। इनमें से तीन बड़ी बड़ी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी हैं, बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये तीन कंपनीज हैं। तो इन एजेंसीज का काम ये होता था कि ये कैपिटल मोबिलाइज करना, मतलब पैसे को मार्केट में लगाते थे, जॉइंट स्टॉक कंपनियों को सेटअप करते थे और उनको मैनेज करने का काम करते थे। इन मोस्ट इंस्टेंट इंडियन फाइनेंसर प्रोवाइडेड द कैपिटल। तो ज़्यादातर ये वाइल द यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। तो ज़्यादातर ये होता था कि इंडियन फाइनेंसर प्रोवाइडेड द कैपिटल। तो मतलब फाइनेंसर जो होता था, भारत का जो फाइनेंस का काम करते थे, मतलब इंडियन फाइनेंसर मतलब भारत का है और फाइनेंस का काम कर रहा है, ये कैपिटल पैसा देते थे और यूरोपियन एजेंसी उस पैसे को मार्केट में लगा देती थी और बिजनेस के सारे डिसीजन भी यूरोपियन एजेंसीज ही लेती थी। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स while the Indian business were not allowed to join। तो जो यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे या इंडस्ट्रीज होते थे, उनके तो अपने खुद के चैम्बर मतलब कमरे होते थे, बड़े बड़े होते थे, बिजनेस हाउस होते थे जहाँ वो बैठते थे। लेकिन जो इंडियन बिजनेसमैन होते थे या जो व्यापारी होते थे, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना ही उनको अलाउड किया गया था कि वो ऐसी कोई चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। In the next part we will discuss the further part of the chapter. Thank you.